you here. I really, I heartily welcome you. Welcome, Rajiv sir. थैंक यू जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जगदीश, am I audible? Yes sir, very you are clear. audible, sir. Okay, thank you very much. My preceptor, Professor Jasraj Singh sir, my seniors and friends, Dr. Praveen Jadon ji, Dr. Sisodia ji, my senior Rajesh Tripathi ji, मेरे छोटे भाई जगदीश जी और यहाँ उपस्थित सुनने वाले सभी सहभागी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर यह अवसर प्रदान किया। आई एम डायरेक्टेड बाय माय सीनियर डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन। नॉट ओनली डायरेक्टेड, आई एम ऑर्डर्ड टू डिलीवर माय लेक्चर, टू स्पीक समथिंग, सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे गुरु प्रोफेसर जसराज सिंह जी के काफी शिष्य इस प्लेटफॉर्म पर अभी उपस्थित हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है कि एक ही गुरु के कई शिष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। मुझे कहा गया है कि कुछ रिसेंट ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस की बात करूं, स्पेशली फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड योग। तो कहानी तो बहुत लंबी है और यहाँ पर मुझे मेरे गुरु द्वारा एक कहा गया कथन याद आ गया कि प्रगाढ़ विद्वानों के सामने, प्रगाढ़ विदुषियों के सामने, दिग्गजों के सामने, सीनियर्स के सामने बोलना बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अपनी सामग्री आप तक पहुंचा पाऊं, कुछ ऐसे तथ्यों के आधार पर कुछ ऐसी बातें आपके सामने कर पाऊं जो इस थीम से रिलेटेड है। और जो मेरे गुरु का एक कथन था, जो हमेशा वो कहा करते थे कि बेटा ये आग का दरिया है, तो मेरे लिए तो आज ये आग का दरिया है कि सीनियर्स और गुरुओं के सामने बोलना। आई विल टॉक अबाउट सम इनोवेशंस रिलेटेड टू योग। हम सब जान रहे हैं कि आज हम विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसकी खोज हुई हो। इससे पहले वी वर फ्री टू डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, हम स्वतंत्र थे कि किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकते थे ना। बट नाउअडेज, आज के दिन हम सभी वी आर लिविंग इन ए बबल, वी आर लिविंग इन ए प्रोटेक्टिव लेयर, एक रक्षात्मक कवच अपने चारों तरफ बनाए हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि क्योंकि किसी भी तरह के वैक्सीनेशन की उत्पत्ति नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है, तो हमारा तो एक रक्षात्मक कवच एक ही है, टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, तो उसके लिए योग बहुत ही एक अच्छा उचित माध्यम है। योग के माध्यम से तो आई विल कोट सम रिसर्च स्टडीज, कुछ ऐसे शोध और अनुसंधान पर आधारित खोजों को आपके सामने, आपके समक्ष में शेयर करूंगा, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यस, वी शुड अडॉप्ट योगिक प्रैक्टिसेस इन आवर लाइफ टू इंप्रूव आवर इम्यूनिटी। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ योग अभ्यासों को शामिल करना चाहिए। जगदीश जी, एम आई ऑडिबल? जगदीश जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात कर रहे थे कि योग के माध्यम से, तो there are several research studies which are published in reputed journals, and these proves that योग leads to increase in our immunity। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में, थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में भी जानेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। वैसे एक बेसिक आइडिया हम सबको है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, पर कुछ साइंटिफिक वे में बात करेंगे, साइंटिफिक वे में कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। उससे पहले योग से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन इन द फील्ड ऑफ योग, कि योग के क्षेत्र में स्तरीयता नहीं है। यहाँ पर स्तरीयता का जो स्तरीयता, स्टैंडर्डाइजेशन से मेरा अर्थ है कि विभिन्न प्रकार का साहित्य बाजार में, मार्केट में उपलब्ध है,
अलग अलग योगियों ने, अलग अलग समय के योग के ज्ञाताओं ने, प्रगाढ़ विद्वानों ने, प्रगाढ़ विदिशियों ने इसमें अपना इंडिविजुअल इंपैक्ट, अपना व्यक्तिगत प्रभाव जोड़कर थोड़ा सा हम सबको भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन यहां पर बात करेंगे एक स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर के आधार पर, एक स्तरीय साहित्य के आधार पर। आई विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। अगर हम बात करें कि योग के क्षेत्र में कौन बड़ा प्रगाढ़ विद्वान है, तो एक नाम तो हम सबके सामने आता है, महर्षि पतंजलि, कि महर्षि पतंजलि इज नोन एज फादर ऑफ योग। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ योगियों का मानना है, कुछ योग के ज्ञाताओं का या योग के प्रगाढ़ विद्वानों का मानना है। ठीक है, पिता कौन? जिसने जन्म दिया। और महर्षि पतंजलि का जन्म कब हुआ? 148 से 184 बीसी के आसपास जन्म हुआ, मतलब इसका अर्थ कि 2-2.5 हजार साल पहले। इफ महर्षि पतंजलि इज नोन एज फादर ऑफ योग, इसका अर्थ तो यह हुआ कि योग की उत्पत्ति ही 2-2.5 हजार साल पहले हुई होगी। लेकिन योग के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो योग की तो जो नॉन हिस्ट्री भी है, जो ज्ञात इतिहास है, वह ज्ञात इतिहास भी इंडस वैली की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, वहां रॉक इंस्क्रिप्चर्स, प्रस्तर अभिलेखों पर योग के बारे में लिखा हुआ पाया गया है। और वहां की जो मुद्राएं थी, जो मुद्रा पर भी आसन अंकित था, जिसमें कि एक उदाहरण है भद्रासन का, और भद्रासन योग के क्षेत्र में एक काफी विकट आसनों की श्रेणी में है। तो यह तो एक नॉन फैक्ट है, ये तो एक क्लियर है, बिल्कुल ही स्पष्ट है कि उस समय भी इंडस वैली में भी योग का अभ्यास किया जाता था। इंडस वैली की बात कब? लगभग 3900 बीसी, मतलब 6000 साल पहले। तो योग की तो नॉन हिस्ट्री भी 6000 साल पुरानी है। तो लेकिन ये जरूर है कि महर्षि पतंजलि ने योग को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, कि उससे पहले पारंपरिक योग चलन में था। द ट्रेडिशनल योग वाज इन प्रैक्टिस बिफोर द बर्थ ऑफ महर्षि पतंजलि। लेकिन इन्होंने योग को एक साइंटिफिक आधार प्रदान किया, योग को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ही क्लासिफाइड आवर थॉट वेव्स और वृत्तिज साइंटिफिकली, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन दिस वे। तो लेकिन महर्षि पतंजलि प्रगाढ़ विद्वान तो थे ही, क्योंकि उन्होंने केवल योग नहीं, केवल हम योग तक जानते हैं कि उन्होंने हमें योग सूत्र दिया, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने हमें 2 साहित्य दिए। एक साहित्य हमें दिया व्याकरण महाभाष्य, टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ स्पीच। उन्होंने हमें दिया आयुर्वेद महासंपदा, टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ बॉडी। और तीसरा तो हम सब जानते हैं, योग सूत्र, टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड। एक व्यक्ति आयुर्वेद के क्षेत्र में, ग्रामर, व्याकरण के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में इतना अधिक हमें लिटरेचर दिया, इतना अधिक हमें दिया, तो ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जीनियस। वो अपने आप में प्रगाढ़ विद्वान थे। लेकिन यहाँ तो है, एक रिसेंट इनोवेशन की बात करेंगे, रिसेंट ट्रेंड्स की बात करेंगे, तो महर्षि पतंजलि ने योग को जो परिभाषित किया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, इसका अर्थ हुआ सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ। तो माइंड स्टफ मीन्स द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। जो भी एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन आवर माइंड स्टफ इज नोन एज आवर चित्त। उसको कहा गया है हमारा चित्त। जो एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड है, उसमें जो भी स्टोर्ड है चित्त, उसकी वृत्तियां, उससे थॉट वेव जो उपजती हैं, विचारों की लहरें उपजती हैं, उनको नियंत्रित करना योग बताया है। तो क्योंकि वेरियस डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम, रिलेटेड टू द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, यदि चित्त की वृत्तियों को निरोधित करेंगे, रोकेंगे, तो हम व्याधियों से दूर रह सकते हैं। और एक बात और मुझे याद आई, एक नाम आपने सुना होगा, सदगुरु जग्गी ने, जब एक बात चल रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, तो उन्होंने एक विश्व आंदोलन में, एक वर्ल्ड समिट में एक कमेंट दिया था, एक कथन कहा था कि यदि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, यदि हमें सतत विकास चाहिए, यानी वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिविजुअल। व्यक्ति विशेष में परिवर्तन किए बिना इस विश्व में परिवर्तन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वी हैव टू चेंज, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल। तो हमें एक व्यक्ति विशेष को ट्रांसफॉर्म करना है। और जग जाहिर है, हम सब जानते हैं
कि योग से उचित साधन कौन सा हो सकता है व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए। तो योग से व्यक्ति में परिवर्तन होगा, और व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो विश्व में परिवर्तन होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ योग वी कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि पहले हम फ्री थे किसी भी तरह की गतिविधि को करने के लिए, और आज हम एक बबल में रह रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर में रह रहे हैं, और वो प्रोटेक्टिव लेयर थी इम्यून सिस्टम। बात हो चुकी है, तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में जान लें और थोड़ा सा बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता, कोई नई बात नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन दैट दिस इम्यून सिस्टम डिपेंड। यह इम्यून सिस्टम, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जगदीश जी, मेरी समय सीमा तो निर्धारित कर दीजिए, कितना समय दिया गया है, आपने आवंटित किया है डॉक्टर जगदीश? सर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको सुन पा रहे हैं, आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है। चलो ठीक, थैंक यू थैंक यू। 15-20 मिनट ले लूं ना, 15-20 मिनट ले लूं? मैं कह रहा हूँ सर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको सुन पा रहे हैं, आपके इस बातों से जो है हमारा ज्ञानवर्धन हो रहा है, समाज को दिशा मिल रही है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे। इम्यून सिस्टम हमें यह हमारे लिए जानना जरूरी है। वी शुड नो दैट आवर इम्यून सिस्टम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। किसी एक कारक पर आधारित नहीं है, विभिन्न कारक हैं। उदाहरण के तौर पर एज, हमारी उम्र पर भी, पर हर उम्र में हमारा इम्यून सिस्टम, हर उम्र में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक जैसी नहीं होती। सब जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, एडल्टहुड की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, इम्यून सिस्टम में परिवर्तन आता है। जेंडर, दोनों लिंगों में, जेंडर में मींस मेल फीमेल बोथ डू नॉट पॉजेस द सेम टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दोनों में भी फर्क है। और फर्क भी उम्र अनुसार है कि किसी एक स्टेज में मेल्स में डोमिनेट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, किसी एक स्टेज में फीमेल्स में डोमिनेट करता है। हमारी ईटिंग हैबिट्स पर भी काफी हद तक निर्भर करता है, खाने की आदतों पर भी निर्भर करता है कि हमारी खाने की आदतें कैसी हैं, जो खान पान है। हमारे मेडिकल स्टेटस पर भी निर्भर करता है कि हमारा जो मेडिकल स्टेटस कैसा है, और हमारी ट्रेनिंग किस प्रकार का हम प्रशिक्षण सत्र कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग हमारा सेशन है उस पर निर्भर करता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक है फिटनेस लेवल। हमारी फिटनेस भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करती है। हम सबकी सूचना के लिए इन सब कारकों में से कुछ ऐसे कारक है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स। हमें उसके अनुसार अपना अनुकूलन करना है। और विच सम आर अंडर आवर कंट्रोल, और कुछ हमारे नियंत्रण में है। तो नियंत्रण में कौन कौन से नहीं है? वी कैन नॉट कंट्रोल द एज, वी कैन नॉट कंट्रोल द जेंडर, बट ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें तो हमारे कंट्रोल में है, हम बदल सकते हैं। मेडिकल स्टेटस को भी हम अपने जीवन शैली से और अपनी गतिविधियों में परिवर्तन लाकर हम अपने मेडिकल स्टेटस को भी काफी हद तक परिवर्तित कर सकते हैं, जब तक कि हमें कोई जटिल बीमारी ना हो। ट्रेनिंग सेशन डिपेंड्स ऑन अस, हम जैसा प्रशिक्षण सत्र करना चाहें कर सकते हैं। फिटनेस लेवल, योग के माध्यम से या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हम अपने फिटनेस लेवल में भी परिवर्तन कर सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल, यह सुझाव दिया गया है प्रगाढ़ विद्वानों के द्वारा कि वी शुड गिव स्ट्रेस ऑन द फैक्टर्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। उसमें परिवर्तन करें, कुछ शामिल करें, कुछ क्रियाएं सम्मिलित करें। तो आगे चलते हैं इम्यून सिस्टम के ऊपर कि इम्यून सिस्टम के बारे में अभी तक तो केवल बात हुई कि इम्यून सिस्टम कुछ कारकों पर निर्भर करता है, उन कारकों की चर्चा हुई, और कुछ कारक हमारे नियंत्रण में है, कुछ कारक हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की भी, इम्यूनिटी को भी, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार की। हम जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं। फर्स्ट इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी, सेकंड इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक हमें जन्म से मिली और एक हमने एक्वायर की, मींस एक ग्रहण की हमने। अब बात करते हैं आगे, दोनों इम्यूनिटीज की संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि योग के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को की रिसर्च स्टडीज, हम शोध कार्य क्या कहता है कि हमारी जो इनेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे परिवर्तित होती है, कैसे विकसित होती है, कैसे इंप्रूव होती है, सुधार कैसे होता है।
उसको जानने के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। इनेट इम्यूनिटी एक सरलतम शब्दों में यदि हम बात करें, इनेट इम्यूनिटी इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यह हमारी प्रथम पंक्ति ऑर्गेनिज्म से जो आक्रमणकारी जीवाणु है उनसे हमारी पहले, अगर हमारा पूरा इम्यून सिस्टम को फौज का नाम दे दें, डिफेंस का नाम दे दें, तो उसमें से पहली पंक्ति में जो सैनिक खड़े हैं वो कहलाता है इनेट इम्यून सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ बोथ, इसे दोनों तरह का है हमारा, एक एनाटॉमिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी है। एग्जाम्पल्स, स्किन हमारी है, एनाटॉमिकल है। म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी रक्षा करती है। बॉडी टेम्परेचर क्यों होता है कि जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें नष्ट करने के लिए आता है। और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, कुछ ऐसी सेल्स हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जो इन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ाई करते हैं, मींस उनका सामना करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है इस इनेट इम्यून सिस्टम में। उसमें है व्हाइट ब्लड सेल्स की, दीज आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो कुल मिलाकर ल्यूकोसाइट क्या है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में 45,000 से 4,500 से लेकर 11,000 तक हमारे एक ल्यूकोसाइट्स में व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं हेल्दी इंडिविजुअल में। हमारी बोन मैरो में जो हड्डी के बीच का जो होलो पार्ट है बोन मैरो, वहां से ये उत्पादित होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। और ये हमें डिफेंड करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जो कि इंफेक्शियस डिजीज है, कोई ऐसी डिजीज है, बीमारी है, इंफेक्शियस डिजीज है जो हमें घेरती है, या कोई फॉरेन मटेरियल है जो हमें घेरता है। और देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये भी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं 2 प्रकार के हैं, फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और फैगोसाइट का एक काम है च्यू अप करते हैं, जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जो आक्रमणकारी जीवाणु हैं उनको च्यू अप करते हैं, नष्ट करते हैं। और लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि भूतकाल में जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म में हमारे शरीर पर जो आक्रमण किया था उन्हें याद रखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसमें से अभी तक हमने बात की ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स की, इन सब की चर्चा, चाहे ल्यूकोसाइट की बात करें चाहे ग्रेनुलोसाइट की बात करें, इन सब की चर्चा हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो रिसेंट स्टडीज है, रिसेंट शोध कार्य है, वो कहेगा कि भाई इसमें वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई, उसमें वृद्धि हुई। उसके आधार पर अंत में निष्कर्ष लेंगे कि यस इट इज प्रूव्ड। तो उसे एक आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को जानने के बाद। और जो मेरे प्रस्तुतिकरण का आखिरी भाग होगा, अंतिम चरण होगा, उसमें रहेगा सजेस्टिव वेज कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का शेड्यूल अपनाना चाहिए जो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाए, मजबूत बना पाए। तो इसमें ग्रेनुलोसाइट्स की भी बहुत भूमिका है इनेट इम्यून सिस्टम में। पहले प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इसमें ये बनी रहती है पीएमएन सेल्स के द्वारा। और 3 प्रकार के पीएमएन सेल्स हैं जो कि आप सबने नाम सुना होगा, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, एओसिनोफिल्स हैं। इन तीनों की एक विशेष भूमिका है इनेट इम्यून सिस्टम में। एक एक की बात करते हैं संक्षिप्त में। जो पहला है, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट है तो हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल को कि न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स लगभग 4,000 से 7,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड रहता है, जो यानी 4,000 से 7,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है। और ये दीज फाइट अगेंस्ट इंफेक्शंस। यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, इफ द बैक्टीरियल इंफेक्शन अकर्स इन आवर बॉडी, द न्यूट्रोफिल्स ट्रैवल टू द इन्फेक्टेड एरिया, यानी दीज सर्च द टारगेट्स और न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। जिसने भी ये दे सर्च देयर टारगेट सिंस दिस इज प्रेजेंट इन द ब्लड, रक्त में पाया जाता है, रक्त प्रवाह करता है, तो अपने टारगेट को ढूंढते हैं। जहां भी, जिस भी अंग में, हमारे शरीर के अंग में वो टारगेट मिलता है, उसको हमला करके, एक साधारण भाषा में कहेंगे अटैक करके उसको नष्ट करते हैं। दूसरा ग्रेनुलोसाइट है एओसिनोफिल। 0 से 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तीसरे की बात करते हैं, दैट इज नोन एज बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। 0 से लीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में। ये भी जो पिछला था एओसिनोफिल, जो एओसिनोफिल का कार्य था, लगभग उसी प्रकार का कार्य करते हैं। दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस। ये भी हमारी एलर्जिक रिएक्शन में रक्षा करते हैं।
अगेन आई रिपीट, हमने ल्यूकोसाइट की बात की, रक्षा करते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमने ग्रेनुलोसाइट्स की बात की और तीनों प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स की बात की, न्यूट्रोफिल की बात की, बेसोफिल की बात की, एसिनोफिल की बात की। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट भी एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, और न्यूट्रोफिल की तरह ही दिस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। इट मींस फैगोसाइटोसिस मींस द ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, ऑफ द च्यूइंग ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस। तो अब बात करते हैं दूसरे की। ये केवल हमने संक्षिप्त बात की, हमने इनेट इम्यून सिस्टम की चर्चा की संक्षिप्त में, जाना कि जो विभिन्न हमारे सेल्स हैं, चाहे ल्यूकोसाइट हो, चाहे ग्रेनुलोसाइट्स हो, चाहे न्यूट्रोफिल हो, चाहे बेसोफिल हो, चाहे एसिनोफिल हो, उन सब की बात हुई कि उनकी क्या उपयोगिता है, किस प्रकार की। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की। ये पहले बात हो चुकी है कि जो इनेट इम्यून सिस्टम था वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सैनिक है, पहली पंक्ति में खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ सेकंड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ये दूसरे प्रकार की प्रोटेक्शन है, दूसरे प्रकार की हमारी रक्षा है। इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में जाना जाता है। दिस इज नोन एज एडेप्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी। हमारी एक्टिव इम्यूनिटी हमने डेवलप की। दिस डेवलप्स थ्रू आउट द लाइफ, जीवन पर्यंत यह विकसित होती रहती है। इसमें किसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? इसके उत्तर में लिम्फोसाइट्स। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में 2000 से 5000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कैसे विकसित होता है और किस पर निर्भर करता है, उसको जानना जरूरी है। हम सब जानते हैं, केवल दो ही है। इट मींस इफ द एडल्ट्स आर एक्सपोज्ड टू ए डिजीज, की भूतकाल में किसी भी बीमारी ने हमें जकड़ा, उस कारण से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज विकसित हुई और वो हमारी रक्षा करती हैं यदि दोबारा वो अटैक हो। तो आज के कोरोना जो 19 की जो विश्वव्यापी महामारी है, यदि इस पर डिपेंड रहे, ये तो एक व्यंग सा हो जाएगा, संभव ही नहीं है, तो ये तो बात ही खत्म होगी। दूसरी बात है कि जो हम विकसित करते हैं ये डिपेंड करती है अगेंस्ट, इट मींस अगेंस्ट डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन, कि किसी भी टीके के माध्यम से, और टीका अब तक बना नहीं है, वैक्सीनेशन की खोज अब तक हुई नहीं है। तो हमारे पास तो एक ही रास्ता बचा कि वी हैव टू इंप्रूव आवर इनेट इम्यूनिटी। हमारे पास रास्ता केवल है कि हम अपनी इनेट इम्यूनिटी को विकसित करें, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो इनेट इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए योग अभ्यास, कुछ रिसर्चेस, कुछ शोध कार्य कहता है वर्तमान का जो हाल ही में आयोजित हुआ है, जो सिद्ध करता है कि टू ए ग्रेट एक्सटेंड, काफी हद तक हम अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं योग के अभ्यास से। एक और मैं बात आपको एक शेयर करना चाहूंगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के संदर्भ में। अभी तक तो हमने केवल बात की कि दो ही प्रकार से विकसित होती है, यदि वो बीमारी हमें जकड़े तो एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं, और दूसरा बात हुई कि वैक्सीनेशन के माध्यम से। अब बात हुई इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो मेन सेल्स हैं, इसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले मैं जो बता चुका हूं, यदि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक सेना का रूप दे दें, मिलिट्री कहें, डिफेंस कहें, तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारा क्या है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये सूचना ज्ञात कर रहे हैं कि शरीर के किस भाग में, शरीर के किस अंग में किस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ने, किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वो दे सीक ओनली इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं संग्रहित करते हैं और वो सूचनाएं संग्रहित करके टी लिम्फोसाइट्स के पास पहुंचाते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स सैनिक हो गए। कह सकते हैं कि जो सूचनाएं मिली बी लिम्फोसाइट्स के माध्यम से, मींस बाय द हेल्प ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम, जो कि बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। उदाहरण के, काल्पनिक उदाहरण के, एक हाइपोथेटिकल परिकल्पना पूर्ण उदाहरण से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो टी लिम्फोसाइट एक सैनिक के रूप में दीज डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो आक्रमणकारी है, जीवाणु है, उनको ये नष्ट कर देते हैं, जो कि आइडेंटिफाई किसने किए? मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम ने। और मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम कौन सा है? बी लिम्फोसाइट्स। अब बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, कि क्या सह संबंध है योग में और इम्यून सिस्टम में।
योग के अभ्यासों के बीच और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बीच में कैसा संबंध है। सबसे पहली रिसर्च जो कि 2019 में भी पब्लिश हुई, एक रिसर्च हुई, और 2015 में भी हुई, विभिन्न शोधकर्ताओं ने आयोजित की हुई, गोयल एंड अग्रवाल ने भी आयोजित की, खान एंड अख्तर ने भी आयोजित की हुई, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी दैट इज पब्लिश्ड इन ए रेप्यूटेड जर्नल। और वो जर्नल के माध्यम से जो एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है वो सिद्ध करता है बाय द हेल्प ऑफ योगा प्रैक्टिसेस, और दिस yoga practice has positive effect on WBC, means leukocytes, and these leukocytes, white blood cells, protect us against invading organism। जो आक्रमणकारी जीवाणु हैं जो कि हमारे शरीर को नष्ट करने का या आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, उनका सामना करते हैं WBC ल्यूकोसाइट्स, उनमें वृद्धि होती है। तो ये सिद्ध करता उनमें वृद्धि होगी तो अपने आप ही हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। केवल इट मींस एक और स्टडी हुई, दैट स्टडी वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2017। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडी कि योगा हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट्स, केवल ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट की बात तो गोयल और अग्रवाल ने भी कर दी थी कि उससे इंप्रूव होते हैं WBC ल्यूकोसाइट्स, लेकिन इस अध्ययन में पाया गया कि बाय यूजिंग दिस द इंप्रूवमेंट इन eosinophils एंड मोनोसाइट्स आल्सो टेक्स प्लेस। पर इस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था जिस पर कि हमें बल देना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। उन्होंने कहा दिस इज ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ योगिक शेड्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ऑफ योगिक शेड्यूल में उन्होंने कहा कि दिस इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ आसना, प्राणायामा एंड मेडिटेशन। इफ वी परफॉर्म आसना, प्राणायामा एंड मेडिटेशन इन ए सिंगल सेशन together, in that case the positive effect of yoga takes place on leukocytes, eosinophils and monocytes। इसका अर्थ हुआ कि हम अपने ऐसे प्रशिक्षण सत्र का निर्माण करें, हम एक ऐसे योग सत्र का निर्माण करें जिसमें कि तीनों प्रकार के अभ्यास हो सुविधा अनुसार, जिसमें आसन भी हो कुछ, जिसमें कुछ प्राणायाम भी सम्मिलित करें, जिसमें ध्यान का भी भाग हो, दैट में बी ए कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, दैट में बी ए माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो उनको शामिल, इसका अर्थ हुआ कि द इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट्स, eosinophils एंड मोनोसाइट्स इज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस। एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तीनों प्रकार के अभ्यासों का, और तीनों प्रकार के अभ्यास कौन से? आसन, प्राणायाम और ध्यान। इट मींस दिस इज ए combination of the effect of 3 different types of practices from the field of yoga। और इसके अलावा 2018 में ही एक क्लिनिकल स्टडी आयोजित की गई पीटर्स एंड अदर्स के द्वारा। उसमें क्या किया कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुई, और उस स्टडी ने भी सजेस्ट किया था कि जो करंट बॉडी एविडेंसेस इन द स्मॉल एंड द आर मोस्ट इम्यून पैरामीटर्स, मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ डिस्टिंक्ट कंक्लूजन्स। उन्होंने ये कहा कि वैसे अपर्याप्त अनुसंधान कार्य है, अपर्याप्त शोध कार्य है, और शोध कार्यों की आवश्यकता है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ये बात थी। I have discussed about the relationship between yogic practices and our immune system on the basis of evidences that I have collected from different researches conducted time to time। अब एक बात करूं कि सजेशन तो मैं दे चुका हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस, ये सुझाव मेरे नहीं है। तो सजेशन में क्या है? सजेशन आया कि हमें एक ऐसा अभ्यास करें जिसमें आसन भी हो, प्राणायाम भी हो, मेडिटेशन हो। तो और अगला प्रश्न उत्पन्न हुआ मस्तिष्क में जिज्ञासु के या सुनने वालों के कि कितनी देर करें। तो उसके उत्तर में भी उस रिसर्च आर्टिकल में बताया गया है कि मिनिमम ऑफ वी शुड प्रैक्टिस 30 मिनट्स पर डे। अगला प्रश्न दिमाग में हो सकता है कि कितने दिन के बीच में गैप होना चाहिए। यदि हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो उस स्टडी ने सजेस्ट किया है कि वी शुड परफॉर्म रेगुलरली डेली, कि हमें रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा एक और बात से मेरी से आप सब सहमत होंगे कि योग को हम एक आजकल एक डायनामिक रूप में भी करते हैं। आपने सुना होगा कि डायनामिक सूर्य नमस्कार का भी एक चलन है कि
हम एक डायनामिक सूर्य नमस्कार को भी एक डायनामिक सूर्य नमस्कार के रूप में अभ्यास करते हैं, इट मींस दैट बिकम्स एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो यदि हम एक वेरी इंटेंस प्रैक्टिस सेशन करते हैं, एक ऐसे प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करते हैं, एक ऐसे यौगिक सत्र का आयोजन करते हैं जो कि बहुत इंटेंस है, दैट इज डायनामिक इन नेचर, तो वहां पर एक ओपन विंडो थ्योरी कुछ कहती है। इट मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग सेशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यौगिक सत्र, यदि हम इंटेंस हाई इंटेंस सेशन है हमारा, एग्जाम्पल उदाहरण मैं दे चुका हूं, सूर्य नमस्कार को यदि करते हैं तो एक ओपन विंडो अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द इंटेंस सेशन। तो ये ओपन विंडो होता है, लगभग 3 से 72 घंटे तक इसकी अवधि है, और जो ये ओपन विंडो घटित होता है उस दशा में वी बिकम वेरी सेंसिटिव टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो आक्रमणकारी जीवाणु है उनके प्रति हमारा शरीर बड़ा संवेदनशील हो जाता है। तो वी शुड, यदि एक हम मॉडरेट इंटेंसिटी से कर रहे हैं योग का अभ्यास या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तभी है जब हम इंटेंस शेड्यूल, हमारा इंटेंस एक्सरसाइज है, इंटेंस प्रैक्टिस है, उस दशा में 3 से अगले 72 घंटे सत्र को समाप्त होने हमें बहुत बचाव करना चाहिए। तो वी शुड टेक केयर about that open window. It means after intense, or we can say that after intense exercise increased susceptibility to illness. तो आगे और चलते हैं। एक और फैक्ट मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा, एक तथ्य जो कि एक अनुसंधान पर आधारित ही एकत्रित किया है कि हम तो अपने सीनियर से, और जो भी लिटरेचर भी कहता है, अपने पूर्वजों से कहें या अपने पेरेंट्स से हमेशा सुनते आए हैं कि अति तो हर क्षेत्र में बुरी होती है। तो यदि हम अति करें प्रैक्टिस सेशन में भी, यदि हम यह धारणा बना लें कि जितना हम अभ्यास करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, जितना ही फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा या उतना ही हमारा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो भी भ्रम है। तो आई हैव कलेक्टेड सम एंड्योरेंस ट्रेनिंग फैक्ट्स, कि जिसमें उदाहरण एक है योग के क्षेत्र से कि हम डायनामिक सूर्य नमस्कार करें इन द फॉर्म ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ एरोबिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो उस समय सब कुछ फैक्ट्स हैं, एंड दीज फैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और पब्लिश्ड इन 2012 में एक ट्रेनिंग पीक्स नाम का कि जो एक पब्लिकेशन है वहां प्रकाशित हुआ, and the article was written by Ben Greenfield। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति विशेष यदि एक सेडेंटरी लाइफ से और एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में प्रवेश करता है, if we jump from a sedentary lifestyle to the exercise program, that the differences in our sex drive takes place। तो सेक्स ड्राइव में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, और केवल चेंज नहीं आएंगे, These are considered as a significant change। एक सार्थक परिवर्तन आएगा, सार्थक में एक एक्चुअल परिवर्तन आएगा। लगभग अगर हम 20 मिनट से ऊपर या 20 मिनट तक एक विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं, चाहे योग का हो, चाहे शारीरिक गतिविधियों का, फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से हो, तो वुमेन आर मोर सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव, और पुरुषों में भी हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल पाए गए हैं एक 20 मिनट्स ऑफ विग्रस एक्सरसाइज के बाद। और which it means in the simple words we can say that कि which correlate with higher sexual interest and behavior, हमारा sexual interest और behavior में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन these are linked, सबसे महत्वपूर्ण बात, but these are linked with a short and intense exercise। दूसरी तरफ एक और बात करते हैं, if we do too much exercises, बहुत अधिक समय अवधि तक करें, तो this is associated with, जो यह संबंध रखती है डिक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन, और हम सब जानते हैं टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन है, और डिक्रीज करेगा तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वी ऑल नो दैट, एंड which will lead to the decrease in the sexual desire also। और वही महिलाओं में कि जो 2 सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके सिक्रेशन को भी कम करता है, तो क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब हम अपने योग सत्र को या फिजिकल एजुकेशन के यौगिक सत्र को या फिजिकल प्रैक्टिसेस के सत्र को कैसा बनाए, किस तरह का हो, तो
हम सब जानते हैं कि एक्टिविटी स्पीड एक्टिविटी भी हो सकती है, स्ट्रेंथ एक्टिविटी भी हो सकती है और एंडोरेंस एक्टिविटी भी हो सकती है। स्ट्रेंथ मीन्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, स्पीड मीन्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद स्पीड, और एंडोरेंस मीन्स टू डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मीन्स परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो कुल मिलाकर सामान्य भाषा में हम अपने शेड्यूल में स्ट्रेंथ एक्टिविटी को शामिल करें अधिक, स्पीड एक्टिविटी को शामिल करें अधिक, या एंडोरेंस एक्टिविटी को शामिल करें अधिक। तो एंडोरेंस की तो बात हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ एक्टिविटी या स्पीड एक्टिविटी शामिल करेंगे, यानी कि सूर्य नमस्कार को भी इन द फॉर्म ऑफ स्पीड टाइप ऑफ एक्टिविटी करें, लॉन्ग ड्यूरेशन न करके, तो क्या है, दीज रिलीज ए हाई अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो हमारे शरीर में अधिक ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, एंड अदर एनाबॉलिक हार्मोन्स का भी सिक्रेशन अधिक होना लगता है हमारे रक्त में। और दूसरी तरफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, उसका कोई दूसरा ही प्रभाव होता है, वो हमारे कैटाबॉलिक हार्मोन अधिक सिक्रेट करते हैं। तो दोनों का प्रभाव अब पता होना चाहिए कि एनाबॉलिक हार्मोन क्या करते हैं। तो एनाबॉलिक हार्मोन क्या है, इंक्रीज करते हैं सेक्स ड्राइव को। एग्जाम्पल्स है इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। और कैटाबॉलिक हार्मोन क्या करते हैं, अपोजिट इफेक्ट। किसका, एनाबॉलिक हार्मोन का। उदाहरण कौन से है, कॉर्टिसोल है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह। तो लेकिन दूसरी तरफ ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक हार्मोन, दोनों ही हार्मोन के बीच में एक उचित संतुलन चाहिए। द बॉडी रिक्वायर्स सिमिलर अमाउंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक हार्मोन्स एंड एनाबॉलिक हार्मोन। बट एंड्योरेंस एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, बट एंड्योरेंस एथलीट्स प्रोड्यूस मच मोर कैटाबॉलिक हार्मोन्स, एग्जांपल इज कॉर्टिसोल, देन डू एनाबॉलिक हार्मोन्स, यानी सप्रेस कर देगी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को और हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालेगा ये किसी भी रूप में। अब प्रश्न उठा कि सॉल्यूशन क्या हो, समाधान क्या हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट researches, on the basis of recent publications। solution तो सामान्य सा है, that was also published in the training peaks। क्या है, कुल मिलाकर ऐसा सत्र का निर्माण करें जिसमें कि इंटेंसिटी शुड बी हाई, वॉल्यूम शुड बी लेस। बार बार यही बात हो रही है कि वॉल्यूम मींस टोटल ड्यूरेशन को, एक कुल अवधि को कम कर दें, स्पीड को बढ़ा दें, इंटेंसिटी अधिक हो। स्पेशली वर्तमान में जहां की विश्वव्यापी कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं उस दशा में, क्योंकि यहां हमारा पर्पस एक और है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना भी है। और यहां तक कि यह भी सुझाव दिया गया कुछ रिसर्च स्टडीज में कि ईट फैट डाइट की, लेकिन कैसा, उसमें भी डिपेंड करता है कि जो फैट है नेचुरल सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, और सैचुरेटेड फैट्स आर यूज्ड टू फ्यूल द बॉडीज हार्मोन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसलिए सैचुरेटेड फैट पर ध्यान देना चाहिए और सिंपल शुगर को अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये तीनों ही, चाहे शुगर की बात करें, चाहे प्रोसेस्ड फूड की बात करें, चाहे अल्कोहल की बात करें, ये डिप्लेट करते हैं नेचुरल हार्मोन्स को। तो और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वी शुड अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से ही our body produces different types of hormones, and these hormones or the production of these hormones affect our immune system also। तो यह कहानी थी। एक अंत में एक बार again at the end of my presentation again I express my sincere thanks to organizers, principal of the college. I express my sincere thanks to each and every unit associated with the organization of this workshop. Special thanks to my guru, Dr. Jasraj Singh sir, and my seniors, Tripathi sir, Parveen Jadon sir, Anro Sisodia ji, and I express my sincere thanks to Jagdish ji and Jaswant ji for providing me an opportunity to speak in front of you। और now over to the Jagdish ji। Jagdish ji, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, स्पेक्टेटर्स पूछ सकते हैं, दर्शक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स साइड्स के लिए कोई भी
साइड से कोई भी प्रश्न हो तो। Sir, you explained one thing. Through any asana, I reduce the tension. Can you tell me which asana benefit for this reducing the tension? Which asana is responsible for? Yeah, reducing the tension. If suppose that anyone depression. आसन यहाँ पर रिसर्च स्टडीज भी और जो लिटरेचर है, लिटरेचर तो साहित्य तो यही कहता है आसन नहीं, आप मेडिटेशन कीजिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, चाहे सहयोग मेडिटेशन की बात करें, चाहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात करें, चाहे सुदर्शन क्रिया की बात करें। यू शुड अडॉप्ट सम कंसंट्रेटिव मेडिटेटिव टेक्निक्स और यू कैन अडॉप्ट माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दोनों का चलन है जो मॉडर्न कंसेप्ट है। तो वी शुड अडॉप्ट meditative practices to avoid tension, to eliminate tension or to eliminate stress. Okay, thank you, sir. Sir, but someone told not benefit. Hello. Okay, मैडम you are not audible. थोड़ी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है। Please repeat the sentence with a louder voice. Actually, sir, here present someone present the yoga seminar, one day workshop here, but someone told without medicine how I can reduce the tension, not possible without the medicine reduce the tension. Then I ask you, if it is possible, can you? मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। देखो ये तो बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों के द्वारा सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया, योग शुड बी एडप्टेड फॉर प्रिवेंटिव पर्पजेस। ध्यान दीजिएगा, योग शुड बी अडॉप्टेड फॉर प्रिवेंटिव पर्पजेस एंड फॉर क्यूरेटिव पर्पजेस। पूर्णतः 100% योग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यूरेटिव पर्पजेस से योग के साथ साथ मेडिसिन बहुत अति आवश्यक है। तो प्रिवेंटिव पर्पज के लिए तो काफी अच्छा है। तो यहाँ तो हम क्यूरेटिव पर्पज की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने ठीक कहा है। गुड आफ्टरनून सर। जी, केतुल यार मास्टर डिग्री स्टूडेंट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यस सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से हटके है। हम लोग आजकल वेबिनार्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, बट बहुत जगह ये रूमर्स फैलाया जा रहा है, पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं। अब इसका तो ऐसी कोई इसका जवाब तो बेटा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी देखता हूँ, ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिसाइड करेगा कि वैलिडिटी क्या है इसकी, कि ये जो प्रमाण पत्र आप इकट्ठे कर रहे हैं ये वैध है या नहीं है। लेकिन यह भी है कि मैं अपने एग्जाम्पल दूं कि मैंने अपने एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल, एक जटिल है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स कहें या जो भी सहभागी हैं जो इस वेबिनार्स में भाग ले रहे हैं, मैं आज भी मेरा एक सेशन था सुबह, उसमें देख रहा हूं कि कुछ ऐसे हैं पार्टिसिपेंट्स कि जो ज्वाइन करने के बाद होल्ड केवल कि हाँ मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई है और बस अब मेरी अटेंडेंस होगी, आई विल गेट द सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार की गतिविधियां हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियां ये प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस अराइज हुए। अब तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या जो भी एक ऑथेंटिक बॉडीज हैं जो समय समय पर निर्धारण करती हैं कि किस प्रकार के सर्टिफिकेट का और किस प्रकार की सहभागिता की उपयोगिता को विश्वसनीय या वैध माना जाएगा, वो तो वो निर्धारण करेंगी। थैंक यू वेरी मच सर। जगदीश और जी, कोई प्रतिभागी अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो तो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे स्ट्रेस होता है सर और फियर होता है, एंजाइटी, क्या रिलेशन है सर? स्ट्रेस होता है फिर क्या होता है सर? जैसे ये टर्म्स हैं सर, पहले बोलते हैं एंजाइटी है सर, हाँ,
फियर है, फिर स्ट्रेस है, फिर डिप्रेशन है सर। मतलब ये सर आपस में क्या रिलेशन है सर इनका, और सीक्वेंस में क्या पहले आता है सर इनमें से? अगर स्ट्रेस एक सामान्य भाषा में यदि एक स्ट्रेस एक सीमित समय के लिए है, क्षणिक है, तो दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और वह स्ट्रेस काफी लंबे अंतराल तक आपने ग्रहण कर लिया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। वो अवसाद में परिवर्तित हो गया। एक जो लॉन्ग टर्म एक्वाइजेशन है स्ट्रेस का, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। थैंक यू सर। जगदीश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। जो प्रेजेंट दौर में, इस वैश्विक महामारी के दौर में जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की, इसको स्ट्रॉन्ग करने की जो मुहिम है, उसके लिए आपने किस तरीके से योग, मेडिटेशन, प्राणायाम इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपका संबोधन न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रकाश पुंज का काम करेगा। आप आए, आपने हमें समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल के बाद आपके यहाँ वर्कशॉप चल रही है, आप एक दूसरी जगह भी अभी आपका एक सेशन है, उसके बावजूद भी अगर आप हमारे लिए आए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम की। जगदीश सर, करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। जगदीश सर, अभी मुझे इजाजत है ना, इजाजत है ना छोड़ने के लिए? सर एक हमारे एक छोटे भाई और हैं, अनिल कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। हाँ अनिल जी बताइए। अनिल जी। चौधरी सर हमारे गुरुजी हैं और हमारे कॉलेज में उनका व्याख्यान सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा लेक्चर हमें दिया इम्यूनिटी के बारे में। सर आपसे पढ़ने की जो इच्छा वो कभी मरती नहीं है। आपकी जो क्लासेस हमने मास्टर डिग्री के की हैं आज भी याद हैं, और वो हम चाहते हैं कि समय दोबारा। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ। थैंक यू अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक इट्स ऑनर फॉर मी, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे शिष्यों का फीडबैक मेरे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू। थैंक यू।